हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ सीटेट एग्जामिनेशन यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके सामाजिक विज्ञान खंड में जो भूगोल विषय है, भूगोल विषय से प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा, हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम सोशल साइंस के जियोग्राफी सेक्शन को, जियोग्राफी यानी सोशल साइंस के भूगोल खंड को या भूगोल विषय को हम यहाँ इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सोशल साइंस के जो पेपर 2 है, ध्यान रखिएगा किसका, सोशल साइंस का पेपर 2 यानी कक्षा 6 से 8 के लिए जो एग्जामिनेशन है सीटेट का, उसे हम पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं भूगोल विषय से। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, एक भूगोल शिक्षक, ध्यान रखिएगा, एक भूगोल शिक्षक के संदर्भ में इस प्रश्न को पूछा गया है कि मान लीजिए एक भूगोल शिक्षक है और वह बच्चों को पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कुछ पढ़ाना चाहता है अपनी कक्षा में, तो उसे सबसे पहले किस विषय के बारे में, पवन ऊर्जा पढ़ाने से पहले बच्चों को किस चीज के बारे में पहले अवगत कराना होगा, यानी वह किसी चीज को पढ़ाए, किसे पढ़ाए ताकि बच्चे पवन ऊर्जा उत्पादन को ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उसके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके, यानी बच्चों को कौन सी चीज पहले पढ़ानी चाहिए पवन ऊर्जा उत्पादन वाले चैप्टर को पढ़ाने से पहले, ताकि बच्चे उसे ठीक तरीके से समझ पाएं, अच्छे तरीके से उसके बारे में नॉलेज को गेन कर पाएं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है वायुदाब, आर्द्रता, पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान और चक्रवात। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन में क्या है, वायुदाब, आर्द्रता, पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान और चक्रवात। इन चारों में से किसका संबंध आपको लग रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पवन के बारे में, यानी विंड के बारे में। ठीक, फिर पवन के बारे में भी जानने से पहले आप यह भी तो जानें कि जो वायु हमारे आसपास है, उस वायु का आसपास के एनवायरमेंट में, आसपास के पर्यावरण में किस तरीके से प्रभाव पैदा होता है, यानी वायु अपने आसपास क्षेत्र में किस तरीके का प्रभाव उत्पन्न करती है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है वायु द्वारा किसी स्पेसिफिक प्लेस पर, किसी एक खास स्थान पर जिसका एक एरिया निश्चित हो और निश्चित समय में उस स्थान पर वायु के द्वारा कितना दाब आरोपित किया जा रहा है, कितना बल लगाया जा रहा है। यानी आपको पवन ऊर्जा उत्पादन वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले एक शिक्षक को बच्चों में किस चीज के प्रति जागरूकता पहले फैलानी चाहिए या किसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए, वह है वायुदाब। ऑप्शन ए, एयर प्रेशर। जब आप एयर प्रेशर के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चे ज्यादा आसानी से पवन ऊर्जा उत्पादन को समझ पाएंगे। अब एयर प्रेशर यानी क्या, सामान्य शब्दों में समझें तो एक स्पेसिफिक प्लेस, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर वायु के द्वारा एक निश्चित समय में लगने वाला बल, उसका वायुदाब कहलाता है। ठीक है, और वायु के द्वारा जो आरोपित बल है वही क्या है, वायुदाब है, वही क्या है, एयर प्रेशर है। ठीक है, तो किसी भी शिक्षक को जब भी वह अपनी कक्षा में पवन ऊर्जा उत्पादन वाले चैप्टर को या पाठ को पढ़ाने की योजना बना रहा है तो उसे सबसे पहले बच्चों को वायुदाब के बारे में बताना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से बच्चे उसे समझ पाए या बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बच्चों में विकसित हो पाए, बन पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है,
देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले, यानी जब भी शिक्षक कक्षा में भूकंप के बारे में पढ़ाएं तो भूकंप के बारे में जब आप जानकारी दे रहे हो उससे पहले बच्चों को क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में क्या है, आपके पास ऑप्शन में है शैलभूत मैग्मा, यानी शैलभूत, और इसी को मैग्मा लिखा गया है ब्रैकेट में, दूसरा बहिर्जात बल, तीसरा स्थलमंडल और चौथा ऊपरी केंद्र। ठीक है, और आपको इन्हीं के आधार पर कूट दिए हुए हैं जो क्रमशः केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4 है। ध्यान रखिए यह प्रश्न सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अब इंपॉर्टेंट बात कि भूकंप का परिचय देने के बारे में यदि शिक्षक पढ़ा रहा है या इसका परिचय देना चाह रहा है तो सबसे पहले बच्चों को क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, भूकंप है क्या। भूकंप यानी हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी में तीन, इससे पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, और मेंटल का ये जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर जो चट्टानें हैं वह गर्म गलित अवस्था में पाई जाती हैं, यह दुर्बल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्बल मंडल कहलाता है। ठीक, और इसी दुर्बल मंडल में जो आसपास ये गर्म गलित चट्टानें पाई जाती हैं, इनमें थोड़ी सी भी हलचल हो, जो प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है तो इससे क्या होता है, जो मैग्मा है वह दरारों के रूप में ऊपर आने लगता है, या ये तो ज्वालामुखी का कारण हुआ, या इसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है तो क्या होता है, वेव्स के रूप में ये जो कंपन है वह पृथ्वी के स्थल भाग में आता है, भूपर्पट्टी पर पड़ता है, और भूपर्पट्टी पर इस कंपन के प्रभाव को जब महसूस किया जाता है इसे ही हम भूकंप कहते हैं। यानी यदि भूकंप की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी प्रकार की हलचल के बाद जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में हमें कंपन का अनुभव होता है उसे ही भूकंप कहा जाता है। अब भूकंप की बात, यदि शिक्षक क्लास में भूकंप के विषय में पढ़ा रहे हैं या इसका परिचय देना चाहते हैं तो सबसे पहले टीचर बच्चों को क्या बताएगा, इस मैग्मा के बारे में बताएगा। यह जो गर्म गलित अवस्था में मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में है, पाया जा रहा है, इस मैग्मा के बारे में जानकारी देगा। यानी हमारे ऑप्शन के मुताबिक सबसे पहले शिक्षक क्या बताएगा, शैलभूत मैग्मा के बारे में। और भूकंप के परिचय देने के लिए शिक्षक को यह बताना जरूरी होगा कि जो भूकंप का अनुभव या पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में होने वाली हलचल का प्रभाव कहाँ उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर, यानी कहाँ, स्थल मंडल पर। स्थल मंडल में क्या बनता है, अधिकेंद्र, जहां से भूकंपी तरंगे उद्गमित हुई हैं, उद्गम के बाद यहाँ पर जहां इसे महसूस किया गया स्थल पर, उसे हम क्या कहते हैं, सबसे नजदीक हिस्सा कहलाता है वह, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहाँ पर हमें मिला, स्थल भाग पर मिला। तो शिक्षक को स्थल भाग के बारे में भी बच्चों को जानकारी देना होगा। तो यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले भूकंप पढ़ाने से या भूकंप का परिचय देने के साथ साथ शिक्षक को पहले क्या पढ़ाना होगा, पहले शैलभूत यानी मैग्मा के बारे में पढ़ाना होगा और स्थल मंडल के बारे में पढ़ाना होगा कि स्थल मंडल क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपरी केंद्र का इससे कोई संबंध नहीं है और ना ही बहिर्जात बल का। क्यों? क्योंकि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक बल का या अंतर्जात बल का प्रभाव है, ना कि बहिर्जात बल का। तो इस तरीके से 1 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए 1 और 3 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठार के संदर्भ में, पठार यानी प्लेटू के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आपको पठार के संबंध में जानना है, इसके बारे में जानकारी देना है। प्लेटू के बारे में खास बात क्या है, देखिए हमने पर्वतों के बारे में क्या समझा, पर्वतों के बारे में हमने जाना कि पर्वत एक ऐसी स्थलाकृति है जो अपने आसपास के समीप की स्थलाकृति से काफी ऊंची हो और इसका जो शीर्ष भाग है वह क्या हो, नुकीला हो। आधार क्या है, चौड़ा हो, लेकिन शीर्ष भाग नुकीला हो। लेकिन जब हम पठार की बात करते हैं
प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो का मतलब वह स्थान जो अपने समीपवर्ती स्थान से ऊंचा हो, लेकिन यानी इसका आधार क्या हो, चौड़ा हो, और अपने समीपवर्ती स्थान से क्या हो, यह ऊपर की ओर उठा हुआ हो, लेकिन जो इसका शीर्ष है वह नुकीला ना हो, शीर्ष नुकीला ना हो, या आप क्या कह सकते हैं कि शीर्ष चौड़ा हो, या आप क्या कह सकते हैं कि शीर्ष मेज के आकार का हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं शीर्ष टेबल के आकार का हो, इसलिए इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही होता है पठार। तो पठार की यदि हम बात करें, पठार यानी यह भी कैसे बनता है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो मैग्मा बाहर की ओर निकलता है पृथ्वी की सतह पर, उसमें मैग्मा जब ठंडा होकर, ध्यान रखें क्यों, क्योंकि हम मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और ज्वालामुखी उद्गार यहां से हुआ, ज्वालामुखी उद्गार में इस तरीके से मैग्मा ठंडा हुआ, अगर यह मैग्मा बहुत ऊंचाई पर जाकर ठंडा हुआ, नुकीली आकृति बनी, पर्वत बन गया, लेकिन जब यही मैग्मा यहाँ पर कुछ इस तरीके से ठंडा होता है, बहुत कम ऊंचाई पर जाकर और इस तरीके से, तो यहाँ नुकीला आपने देखा शीर्ष नहीं है, आधार तो चौड़ा है लेकिन शीर्ष कैसा है, मेज के आकार का, या कह सकते हैं टेबल के आकार का, तो इसे हम पठार कह देते हैं। और ध्यान रखिए, जो मैग्मा ये ऊपर से आंतरिक भाग से निकलने के बाद यहाँ आता है, यह जो मैग्मा है, यह मैग्मा जो यहाँ पर आया, यह मैग्मा ध्यान रखें बहुत सारे खनिज तत्वों को लेकर बाहर आता है, यानी जो गर्म गलित अवस्था में यहाँ से मैग्मा ऊपर निकल कर आया, इसमें बहुत अधिक खनिज की मात्रा भी होती है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ध्यान रखिएगा, पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है, ये हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हैं, क्यों, आपको पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है, जिसमें से पहला सेंटेंस है, पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। दूसरा, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। तीसरा कथन है, पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। और चौथा कथन है, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। आपको उचित विकल्प का चयन करना है, आपके पास कूट दिए हुए हैं, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 3 और 4 सही हैं, केवल 1, 2 और 3 सही हैं, केवल 1, 2 और 4 सही है। यह प्रश्न भी सीटेट एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया था। देखते हैं इनके बारे में। देखिए, अब हमने पठार के बारे में समझा, पठार को समझने की कोशिश की। अब देखिए, पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखें, जो लावा बाहर की ओर निकल रहा है, लावा जो बाहर पठार का निर्माण कर रहा है, इस लावे में ध्यान रखें कि यह काली मिट्टी की इसमें प्रचुरता होती है, और काली मिट्टी हम सभी जानते हैं क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, देखिए, अगर यह स्थान ऊंचाई वाला है तो यहाँ पर मनुष्यों का रहना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा मैदान क्षेत्रों की या मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। मैदानी क्षेत्रों में सभी जो संसाधन है वे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि पठारी क्षेत्रों में थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो पठारी हिस्से हैं, पर्वतीय हिस्से हैं, यहाँ पर मनुष्यों के लिए जीवन बहुत आसान नहीं होता। तो तीसरा कथन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्वत और पठारी दोनों ही क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र नहीं होते हैं। इसमें क्या लिखा है, होते हैं, तो ये कथन गलत हो गया। चौथा है, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो यहाँ से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं वे इस तरीके से नीचे गिरेंगी, और नीचे गिरने की वजह से नदियां क्या बनाती हैं, झरने, जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखें, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं जो किनका जो पठारी क्षेत्रों से नदियों के गिरने की वजह से होता है। तो यदि हम पठारी क्षेत्रों की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार में जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसकी वजह से एक प्रकार के जलप्रपात का निर्माण होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा कथन सही है, 1, 2 और 4 कथन सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 1, 2 और 4 ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानिए। आपके सामने कुछ विशेषताएं दी हुई हैं और आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्पों में से एक का चुनाव करके बताना है कि ये सभी विशेषताएं, सभी जो परफेक्टली किसके बारे में सही है। अब इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से विशेषताएं हैं खगोलीय पिंडों की, ध्यान रखिए आपके पास विशेषताओं में है, वे गैसों द्वारा बने होते हैं। दूसरा, उनकी अपनी रोशनी और ऊर्जा होती है।
गर्मी यानी आप कह सकते हैं ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक है। और तीसरा है वे बड़े और गर्म होते हैं, ठीक है। यानी ये पिंड कैसे हैं, एक तो बड़े हैं, आकार में बहुत बड़े हैं, ऊपर से गर्म हैं, ऊपर से इनकी अपनी ऊष्मा है, ऊर्जा है, ठीक। और ये अपनी रोशनी, इनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये गैसों द्वारा बने होते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी विशेषताएं सूर्य की, क्योंकि सूर्य भी क्या है, गैसों का एक बहुत बड़ा क्या है, पिंड है। सूर्य की भी अपनी खुद की अपनी रोशनी है, अपनी खुद की ऊर्जा है। और अन्य जो ग्रह हैं, अन्य जो उपग्रह हैं, ये सूर्य की रोशनी से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी ग्रह और उपग्रह इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ग्रह की या उपग्रह की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। ये किसी आसपास के तारे या किसी आसपास की अन्य चमकदार चीज के प्रकाश की वजह से चमकदार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ग्रह और उपग्रह नहीं शामिल होंगे। और ये बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जो तारे होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, इनकी अपनी खुद की ऊष्मा होती है, अपनी खुद की रोशनी होती है, और ये आसपास जो क्षेत्र है उन्हें प्रकाशित करते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे पास सेंटेंस में दी हुई हैं, ये सभी विकल्प किसके बारे में सही है, ये सभी बातें सही हैं तारे के बारे में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, और सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। जो तारे होते हैं इनका निर्माण गैसों से ही होता है, ना कि ये उपग्रह, ना ही ग्रह और ना ही गंगा, आकाशगंगा, ठीक। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ये बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। आपके पास कथन दिए हुए हैं, जिसमें पहला अभिकथन है कि पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी हुई है, और दूसरा कारण आर है, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। आपके पास कूट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा सी है ए सत्य है आर असत्य है, और डी है ए और आर दोनों असत्य है। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए, यदि हम पृथ्वी पर जल की बात करें, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 97% जल वह है जो लवणीय जल है, यानी महासागरों और सागरों में पाया जाता है, जबकि केवल 3% ही वह जल है जो पीने योग्य है, आप कह सकते हैं स्वच्छ जल है। पीने योग्य जल में भी कौन सा जल शामिल हो जाता है, नदियों का जल, झीलों का जल, महासागरों में जो बर्फ जमी हुई है, ये सभी जल 3% वाले जल में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें पहले सेंटेंस की कि पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी हुई है, तो यह बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा, ध्यान रखें, किससे, जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। तो यहाँ हमारा पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। दूसरा है कारण आर। यदि हम कारण आर की बात करें, कारण आर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 97% जो वाटर है या कहें पानी है, वह कहाँ से, खारा जल, महासागरों, इन सब में है, जबकि 3% ही क्या है, केवल पीने योग्य है। तो यहाँ दूसरा कथन हमारा सही है, यानी आपके पास अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा या इसकी सतह जल से ढकी हुई है। कहीं भी जो दूसरा कारण हमारे पास दिया हुआ है, यह कारण ए के बारे में सटीक व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि आर क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। ये कहीं भी नहीं कह रहा कि पृथ्वी की जो 3/4 हिस्सा है वह पानी से क्यों ढका हुआ है, जल से क्यों ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खास प्रश्नों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।